हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। मुन्ना वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद द मैग्नेटिक कंपास एंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यानी कि मोना जो है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है, किसके साथ? तो मैग्नेटिक कंपास के साथ और स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग वायर के साथ। ठीक है, शी ऑब्जर्व दैट शी मूव्ड द कंपास अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। है ना, वो ऑब्जर्व करती है कि कंपास को, है ना, अवे ले जाती है, किससे? तो करंट कैरिंग वायर से। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड, जो डिफ्लेक्शन होगा वो धीरे धीरे क्या होता है? रिड्यूस्ड होता चला जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड अवे फ्रॉम द कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। देखो, सिंपल फॉर्म में हमसे यहां पर पूछा गया है कि करंट कैरिंग वायर दिख रहा है तुम्हें, ये करंट कैरिंग वायर है और यहां पर एक कार्डबोर्ड रखा गया है जहां पर कंपास नीडल को सेट किया गया है ना। तो सिंपल फॉर्म में बताया जा रहा है कि जब कंपास नीडल को, है ना, जब कंपास नीडल को वायर के नजदीक लाया जाता है तो डिफ्लेक्शन तो तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन जब उससे दूर जाता है तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है? डिफ्लेक्शन जो है रिड्यूस्ड हो जाता है। और कंपास नीडल क्या बताता है? मैग्नेटिक इफेक्ट को ही बताता है। इसका मतलब अगर कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल फॉर्म में इसका रीजन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी कि जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। तो सिंपल फॉर्म में यहां पर लिख दोगे, इट इज बिकॉज, है ना। मैं यहां पर नॉर्मल वर्ड के फॉर्म में तो नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको, आप वर्ड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लोगे। इट इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो तुम, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इज क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये क्या होता है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हें देखने को मिलता है। इसीलिए जब तुम डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करता है। बाकी इसको सिंपल फॉर्म में तुम वर्ड के फॉर्म में इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर लोगे। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो रहा ए पार्ट। अब बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में हमें लिखा हुआ है कि मेंशन वन थिंग्स। हमें क्या करना है? एक थिंग को मेंशन करना है। किसको? है ना, दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट, जो कि तुम सर्किट में चेंज करोगे। दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, जो कि डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल को इंक्रीज कर देगा। तो देखो, डिफ्लेक्शन को अगर तुम्हें इंक्रीज करना है ना, और वो भी सर्किट में अगर तुम्हें चेंज करना है तो सिंपल फॉर्म में तुम करंट को इंक्रीज कर दोगे। क्या करोगे? करंट को इंक्रीज कर दोगे। सिंपल फॉर्म में अगेन तुम्हें याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन द वायर, है ना, करंट इन द वायर। इसीलिए करंट को अगर तुम इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है और उसके साथ साथ डिफ्लेक्शन भी जो होगा वो तुम्हारा इंक्रीज करता चला जाएगा। सर ये अभी आपने बताया कि डिस्टेंस को बढ़ाने के बाद जो डिफ्लेक्शन था वो कम हो गया, तो आप ये भी तो बता सकते थे कि डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे। देखो, एकदम तुम्हारी बात एकदम सही है कि अगर तुम डिस्टेंस को डिक्रीज भी कर दोगे तो उस केसेस में जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा। बट क्वेश्चन तुम देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर, है ना। सर्किट में तुम्हें चेंज करना है, सर्किट के बाहर तुम्हें चेंजेस नहीं करना है। अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ाते या घटाते हो तो वो सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए याद रखना कि सर्किट के बाहर पूछा बोला है ना, सॉरी, सर्किट के अंदर बोला है। जो सर्किट के अंदर करंट होता है, अगर तुम करंट को बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उस केसेस में डिफ्लेक्शन जो है वो भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा। डिफ्लेक्शन भी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बी पार्ट। बाकी तुम इसे वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हो। आते हैं इसके सी पार्ट में। सी पार्ट में दिया है एक्सप्लेन विथ रीजन।
क्या करना है, रीजन के साथ हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब्ड बाय द एबव फिगर, है ना। एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर। देखो ये जो तुम्हें यहां पर वायर दिख रहा है ना, यहां पर जो तुम्हें स्टार्टिंग में वायर दिख रहा है, यहां पर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या। तो यहां पर ये जो तुम्हें यहां पर बैटरी दिख रहा है, ये बैटरी तुम बता सकते हो कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव होगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो भी होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो यानी करंट का डायरेक्शन तुम्हें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, है ना। और अगर तुम्हें डायरेक्शन बताना है, किसका डायरेक्शन बताना है, तो कंपास निडल, है ना, में डिफ्लेक्शन का तुम्हें डायरेक्शन बताना है, या फिर तुम्हें यह बताना है कि किस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उसके लिए तुम यूज करते हो राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल, तो यहां पर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे बाय यूजिंग right hand thumb rule, by using right hand thumb rule। ठीक है सर, राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे हम लोग इसका डायरेक्शन बता तो सकते हैं, बट कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस फिगर में तो आपने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, देखो करंट का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो सिंपल फॉर्म में राइट हैंड लो, है ना, राइट हैंड ले लिया। करंट का डायरेक्शन यानी थंब जो है वो करंट को शो करता है, बाकी कर्ल्ड फिंगर जो है वो तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। थंब के डायरेक्शन को नीचे रखो और याद रखना राइट हैंड का होना चाहिए। जब तुम नीचे रख रहे हो तो तुम्हें पता है कि जो कर्ल्ड फिंगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसा होगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो यहां पर तुम लिख दोगे कि जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमारा होगा क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। आई होप कि तुम्हें ये सारा का सारा पार्ट एकदम सिंपल फॉर्म में क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेक्शन डी यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।